ठीक है। सो रियल नंबर्स को हमें कैटेगराइज करना है, तो सबसे ब्रॉड आइडिया तो रियल नंबर्स का होता है। देन आफ्टर रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 सेगमेंट्स, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे भाई रियल नंबर्स के? एक इधर और बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन रैशनल नंबर्स, ठीक है, या तो ये किस में बन जाएगा तुम्हारा इरेशनल हो सकता है। फिर इसको भी अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रैशनल के बाद तुम्हारे, ठीक है, क्या क्या नंबर्स बन गए। तो रैशनल के बाद इसी का लाइक स्मॉलर पार्ट जो हो जाएगा वो तुम्हारा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीजर्स के अलावा तुम्हारे उसके अंदर अगर हम समझेंगे इंटीजर्स के अंदर तो होल नंबर आते हैं, और अगर होल नंबर्स के अंदर और ड्रिल डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक आइडिया जो अभी तक हमें 10 तक समझ में आ गया है। हाँ, सो सबसे पहले नेचुरल नंबर से अपन बॉटम से बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर ये वॉइस किसका आ रहा है यार बीच से? तो नेचुरल नंबर्स क्या है तुम्हारे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर योर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स में इसमें भी क्या आ जाएगा होल नंबर्स आ, नेचुरल नंबर में सॉरी तुम्हारे ये प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारे क्या आ जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स भी आ जाएंगे। ये भी इनका फर्दर कैटेगराइजेशन इनमें सोच सकते हो तुम, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं साहब? तो इंटीजर्स में क्या होता है नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो -3, -2, -1 सारे नेगेटिव नंबर्स, फिर तुम्हारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और 0, इन सब के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। देन तुम्हारा रैशनल नंबर आता है होते हैं। इरेशनल नंबर्स में तुम्हारे जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में भी किए हुए हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है तुम लोग को? व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इनको कई लोग ऐसा भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम बना के भी इसका हम नोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम के हिसाब से सोचेंगे तो क्या आएगा? जैसे 2 तरह के नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में क्या कैटेगराइजेशन है? रैशनल एज वेल एज इरेशनल, ठीक है। तो ब्रॉड कैटेगरी क्या है? ब्रॉड कैटेगरी तुम्हारी है रियल नंबर्स की। उसमें रियल नंबर्स में क्या इंक्लूड होते हैं? रैशनल और इरेशनल। अभी याद रखेंगे रैशनल नंबर को हम नॉर्मली क्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, और इरेशनल को अपन इरेशनली लिख देते हैं इरेशनल। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए रियल नंबर्स के, रैशनल और इरेशनल। फिर उसके अंदर भी हम कैन कैटेगराइज, ठीक है ना। उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर नया सेट आ जाएगा दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को इन जनरल अपन आई या जेड से डिनोट कर सकते हैं। उसके अंदर भी क्या आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या है सबसेट बन रहे हैं, ठीक है ना, होल नंबर। और उसके अंदर भी जो सबसे छोटा सेट होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल नंबर का हो जाएगा। तो दिस इज नेचुरल नंबर। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अभी तक के नंबर सिस्टम का या रियल नंबर्स का। ये आइडिया हम हर क्लास में मोर और लेस करते हैं, ठीक है। तो अपन ने इन द बिगिनिंग ऑफ 10th वापस से एक बार कर लिया। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्मेट के नंबर्स हैं? वो नंबर्स जो हैं वो p बाई क्यू टाइप के हैं, ठीक है। इनका फॉर्म कैसा होना चाहिए? p बाई क्यू होना चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q जो होना चाहिए वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। तो रैशनल नंबर को अगर अपन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, ठीक है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो 2 तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तुम लिख सकते हो। एक तो तुम्हारा क्या जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग टाइप का। इसके लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ टर्मिनेटिंग के लिए, लेट्स से देयर इज ए नंबर 3/2,
तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। तो एक ऐसा रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। और दूसरा रैशनल नंबर क्या हो सकता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म होता है, समाप्त हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है, चलते चले जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और चीज लिखनी है, वो है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है। रिकरिंग मतलब कि सेम चीज बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333, और हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं बहुत समय तक। हर बार तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो 3 बनेगा, फिर उसके बाद वापस से 3 टाइम्स डिवाइड होता है। तो ये अरिथमेटिक बेसिकली हम कर चुके होंगे कई बार, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप, ठीक है। देन आफ्टर दिस, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल पार्ट क्या है, तो इरेशनल नंबर्स उस तरह के नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है ना। पाई का वैल्यू, ठीक है ना, पाई इज इरेशनल नंबर। तो पाई के वैल्यूज पे क्या है, अगर हम पाई के वैल्यू के बारे में सोचेंगे तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, बट वो भी रफली 3.14 है। लेकिन वो, सॉरी, 3.14 है, ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट्स हैं जो कि चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है ना, टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर, प्लस ये नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब सेम जैसी डिजिट्स वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 3 है जो है वो रिकर कर रहा है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो एक पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक ऐसे नंबर्स है तुम्हारे नॉन रिकरिंग टाइप के नंबर्स हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे तुमने लास्ट ईयर भी किया होगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 3 जीरोस लगा दो, फिर 4 जीरोस लगा दो, तो एक ऐसे नंबर्स हो गए तुम्हारे, एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या हो गया तुम्हारा, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग है। कोई भी डेफिनेट पैटर्न हर रिपीट नहीं होता है, क्योंकि पैटर्न अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, पहले 0 1 था, फिर 0 0 1 हुआ, फिर 3 0 1 हो गया, फिर 4 0 1 हो गया, ठीक है ना। सेम सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार सीक्वेंस में नया जीरो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। होपफुली ये सिचुएशन तुमको पहले से ही क्लियर होगी, बहुत बार हम कर चुके होंगे इस चीज को। तो द कैटेगराइजेशन ऑफ रियल नंबर इज बेसिकली रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका मतलब क्या है, ये नाम जो है पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ठीक है। लेमा मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जिसको हम यूज करके नेक्स्ट चीज को प्रूव कर पाए। तो एक स्टेटमेंट को यूज करके इफ आई कैन प्रूव द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो उसको हम लेमा बोलेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, और डिवीजन मतलब कि कैसे डिवाइड करना है। तो यूक्लिड ने हमें डिवीजन कैसे करना है या फिर उसको बेसिकली कैसे लिखना है, उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से समझेंगे तो क्या बोल रहे हैं कि ए और बी, ए और बी क्या है तुम्हारे पास, कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिवाइड करना चाहते हैं, ए और बी को डिवाइड करना चाहते हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। क्यू और आर जो होंगे वो दो यूनिक इंटीजर्स होंगे जो कि इस डिवीजन में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ए जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखेंगे, ठीक है, बी यहाँ पे रखेंगे, और जब हम डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, तो जब हम डिवीजन लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दिस ए इज कॉल्ड एज, दिस इज योर डिविडेंड, ठीक है। डी क्या है तुम्हारा, डी जिससे डिवाइड लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर। और जब डिवाइड लगा देते हैं तो यहाँ पे आता है क्वोशेंट, और लास्ट में क्या आता है, रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो यूक्लिड ने भी हमें यही बात समझाई है कि यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज क्वोशेंट और रिमाइंडर। बस उन्होंने बोला कि यू विल गेट यूनिक यूनिक वैल्यूज ऑफ दीज क्वोशेंट एंड रिमाइंडर्स, ठीक है ना।
तो इसको लिखते कैसे हैं, एनी एक्सप्रेशन या एनी डिविडेंड कैन बी एक्सप्रेस एज, तो डिविडेंड को हमेशा क्या लिखते हैं अपन, डिविडेंड इज योर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई डिवाइजर हमारे लिए क्या किसकी तरह काम कर रहा है, एक ही तरह। ए का वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, डिविडेंड ए है, डिवाइजर का वैल्यू कितना हो जाएगा बी, क्वोशेंट जो क्वोशेंट आ रहा है वो क्यू है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा आर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर से समझ लेनी, वो ये है कि जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, एक छोटा होगा, एटलीस्ट वन छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता। तो बस एक कंडीशन हमें क्या लगानी है कि व्हाटसोएवर इज योर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन योर डिवाइजर, बट जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द कंडीशन जो हमको याद रखनी है, वेयर रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 to b, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम कोई एग्जांपल के तौर पे भी समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे को डिवाइड करना है 3 को, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो अपन क्या करेंगे, क्वोशेंट लिखेंगे। क्वोशेंट क्या आएगा 1, देन 1 into 2 is 2, रिमाइंडर इज 1। तो आई कैन एक्सप्रेस दिस 3 एज, ए का वैल्यू कितना 3, ये कितना तुम्हारा डिवाइजर कितना 2, क्वोशेंट कितना आया 1, तो 2 into 1 plus 1, रिमाइंडर भी कितना आ गया 1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने बताया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हेल्प करके आगे इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा तुम्हारा एल्गोरिदम। जो यूक्लिड ने एक एल्गोरिदम दिया, उस एल्गोरिदम का फायदा क्या था कि उससे हम HCF निकाल सकते थे 2 नंबर्स का। तो फिलहाल ये बात तुम लोग एक बार नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन फिर यूक्लिड के एल्गोरिदम पे बात करेंगे, ठीक है, कि उन्होंने क्या एल्गोरिदम हमें एक्सप्लेन किया। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या हेल्प करेगी, वो हेल्प करेगी हमें 2 नंबर्स के HCF निकालने में। एल्गोरिदम में क्या बोला और कैसे अपन ये निकाल सकते हैं 2 नंबर्स का HCF, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहले देखो 10 और 25 में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 25, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। व्हाट इज द वैल्यू, 10 into 2 इज ये 20, रिमाइंडर क्या आएगा 5, ठीक है। तो दिस इज माय स्टेप 1। तो आई कैन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अपन क्या लिखेंगे, 25 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 इज माय डिवाइजर, 2 जो है वो क्वोशेंट है प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 1। इस एल्गोरिथम के हिसाब से हमें डिवीजन तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो आप एक तो डिवीजन कर लिया, आप दूसरा डिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बार क्या करना है, जो भी तुम्हारा, इसको ध्यान में सुनना, जो भी तुम्हारा पिछले स्टेप के लिए डिवाइजर था, अगले स्टेप के लिए वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी तुम्हारा ये था रिमाइंडर था वो यहाँ पे चला जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 10 की जगह पे, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 10 को अपन को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो इफेक्टिवली इसको हम यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आया उसको वापस हमने क्या बना दिया है, डिवाइजर बना दिया। तो रिमाइंडर को डिवाइजर बना दिया, और जो भी यहाँ पे नंबर था जो पहला वाला डिवाइजर था, इस बार डिविडेंड बन जाएगा, तो मतलब उसको हमें अंदर रख देना। देन उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 0, ठीक है ना। अगेन आई कैन एक्सप्रेस दिस एज 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 into 2 plus 0,
जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया वहीं पे अपना काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बताता है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस स्टेप में वॉट एवर इज योर डिवाइजर, जो भी तुम्हारा डिवाइजर होगा वही आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा HCF का। तो इन दोनों नंबर्स का बहुत सिंपल एग्जांपल है, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 10 और 25 का HCF हो जाएगा 5। इसको ऐसे भी सोच सकते हो ये HCF है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि पिछले स्टेप में जो भी तुम्हारा रिमाइंडर है, क्योंकि पिछले स्टेप का रिमाइंडर क्या बन जाता है, अगली स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाता है, ठीक है ना। तो पिछले स्टेप का जो भी रिमाइंडर है वो अगली स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है। अब मैं तुम्हें वापस से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ के बताता हूँ कि वहाँ पे एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू टू नंबर C एंड D दो कोई नंबर्स दे रखे हैं जिनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। तो कभी भी हम C और D को डिवाइड लगाएंगे तो हमें दो होल नंबर ये मिलेंगे, मतलब एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो C जो है वो बड़ा नंबर है और D जो है वो क्या है, तुम्हारा छोटा नंबर है। तो इन्हें क्या मिल गया, C इज इक्वल्स टू D टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। डिवाइड किया। स्टेप 2, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम्हारा जो D था इस स्टेप के लिए वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा ऑफ C एंड D दो नंबर्स का। अगर नहीं आया, R का वैल्यू 0 नहीं आया, देन हमें वापस से क्या करना है, डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे किस पे डिवीजन लेमा लगाएंगे, इस बार हम D और R पे लगाएंगे। मैंने क्या बोला था कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 10 और 5 इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये 10 जो है वो तुम्हारा डिविडेंड बन जाएगा और ये जो 5 है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, तुम्हारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। इनकी पोजीशन स्विच हो जाएगी। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। तो जब तुम्हारा 0 बन जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेप का जो भी डिवाइजर है वो तुम्हारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर HCF का आंसर होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, एक बार देख लो। थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने में, ठीक है। बस नाम बहुत डिफिकल्ट दे दिए हैं। सिंपल काम है कि बस डिवाइजर को नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर को हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बनाना है, ठीक है। तो अभी इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब क्या है, एल्गोरिदम का मीनिंग है, एल्गोरिदम is a series of well-defined steps which provide a procedure for solving a type of problem, ठीक है ना। This is the meaning of algorithm। तो जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किए, उसके बाद मेरा क्या आ गया, HCF आ गया। तो बेसिकली एक एल्गोरिदम है कि इसके बाद तुमको ये करना है, इसके बाद अगला स्टेप करना है, उसके बाद अगला स्टेप करना है, ठीक है। सो दैट इज योर एल्गोरिदम। और लेमा क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से अपन अगला स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो यूक्लिड ने बताया कि डिवीजन जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, वो एक तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके स्टेटमेंट के हेल्प से तुम कोई भी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हो प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो लेमा का सीक्वेंस सीधा मीनिंग क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि सही होना चाहिए, प्रूवन स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर हो रहा है जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 452 एंड 42 इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है अपन को, ये निकालना है। तो लेट्स नोट डाउन द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव। तो HCF ऑफ 455 एंड 42। सो अगेन इसमें से एक चीज को हमें A मानना है, एक चीज को हमें B मानना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्राइटेरिया पहले से सेट कर चुके हैं कि बड़े नंबर को A मानना है, छोटे नंबर को क्या मान लेना है, B मान लेना है, ठीक है। सो A इज ग्रेटर देन B। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें डिवीजन लगाते रहना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जब तक कि रिमाइंडर तुम्हारा 0 ना आ जाए, ठीक है। तो मैं डिवीजन का प्रोसेस जो है वो शुरू करता हूँ।
तो सबसे पहले 455 है और यहाँ पे कितना है 42 है, ठीक है। तो 455 और 42 तो डिवाइड लगाना है, तो 420 अगर करेंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर 420 और इसके हिसाब से रिमाइंडर क्या बचेगा 35। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 वाला ये लिख लेंगे, ठीक है ना। स्टेप 1 में हमने क्या लिखा 455 कैन बी एक्सप्रेस एज 42 जो कि डिवाइजर है इनटू कोशेंट 10 है, रिमाइंडर कितना है 35, ठीक है। दिस इज माय स्टेप 1। इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये इधर चला जाएगा और तुम्हारा 35 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। यही करने वाले थे अपन, तो इसको अपन यहाँ पे भी डायरेक्टली कर लेते हैं। 35 इधर आ गया, 42 तुम्हारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट बार फिर से डिवीजन लगाना है, तो हमें कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो आफ्टर दिस सेकंड डिवीजन वापस से अपन क्या लिख लेंगे 42 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 35 into 1 प्लस रिमाइंडर इज 7। अगेन फिर से एल्गोरिदम लगानी क्योंकि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा 4 7 ये है, 35 से डिवाइड लगाना है तो 35, तो कितने टाइम्स जा रहा है ये 5 टाइम्स जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। तो नाउ इन दिस स्टेप द आंसर इज 0, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे 35 और 7 इसकी जगह आ जाएगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 7 into 5 प्लस 0। तो इस स्टेप का डिवाइजर ही तुम्हारा HCF है, तो इस स्टेप का डिवाइजर क्या है ये है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। या फिर ये भी बोल सकते हो कि पिछले स्टेप का जो भी रिमाइंडर है वो तुम्हारा आंसर है। सो द आंसर ऑफ दिस इज 455 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको लिख भी लेते हैं अप्लाई यूक्लिड्स लेमा, ठीक है ना। ऑन 135 and 225 where 225 is greater than 135, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप पे लगा के देखो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 225 एंड दिस इज 135, एक बार ही डिवीजन होगा 135 यहाँ आ जाएगा, देन दिस इज, तो ये 90 होगा, ठीक बात है, ठीक है। सो ये 90 है। अगेन इसको अपन इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 135 90, फिर से डिवाइड कर लेंगे तो ये 135 इधर आ जाएगा और अपन डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 90। सो दिस इज 45। तो क्या लिखेंगे 90 into 1 प्लस 45, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन यू नीड टू अप्लाई स्टेप 3, देन वापस इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, इसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा 90 इज इक्वल्स टू 45। फिर से डिवीजन करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 90 को अंदर रखेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 90। नाउ द रिमाइंडर इज 0, 45 into 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो होगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। तो HCF किसका निकालना है 196 into 38220, ठीक है ना। तो वापस से हम डिवाइड करके देखेंगे, तो 38220 और 196,
तो जब भी हम इसको डिवीजन करने जाएंगे तो ये जो डिवीजन है वो बेसिकली आता तुम्हारा 195 है, ठीक है ना। तो दिस इज 195, तो ये कितना आ जाएगा 38220। तो शायद इसमें फर्स्ट स्टेप में ही तुम्हारा क्या आ जाता है, फर्स्ट स्टेप में ही जीरो रिमाइंडर आ जाता है। तो दिस नंबर 38220 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 196 से तो डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट क्या है तुम्हारा 195, रिमाइंडर इज 0। तो जो भी तुम्हारा ये है, ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। बस ये थोड़ा इसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि वो 196 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 38220 के पास या 388220 बनेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो वैसा देखते हैं ना, ये 196 है, इसके पहले 3 डिजिट्स को ऑब्जर्व करो, एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो फिर 1 लिख देंगे इन सो ऑन, फिर उसके हिसाब से आगे अपन को नंबर्स लिखने पड़ेंगे। चलो, सो ये एक सवाल है, इसको जरा सोचो और इसको हम कैसे करेंगे ये बताओ जरा। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो कोई भी इवन नंबर को आई कैन राइट 2q और कोई भी ऑड नंबर को आई कैन राइट 2q प्लस 1। तो इसको कैसे करेंगे कि कोई भी एक a नंबर लिया मैंने, ठीक है, a कोई भी एक नंबर है जिसको हमने किससे डिवाइड किया है 2 से। तो अगर a को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2q प्लस r, ठीक है ना। बट जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या होगा उससे या तो एक छोटा होगा या तो बिल्कुल उससे एक एटलीस्ट छोटा होना चाहिए। तो r का वैल्यू जो है वो क्या होगा 2 से छोटा होना चाहिए। तो r का वैल्यू दो पॉसिबिलिटी, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना। और q कुछ भी क्वोशिएंट हो सकता है, एनी पॉजिटिव नंबर, और इट कैन बी 0 एज वेल। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में। तो r या तो 0 है या तो 1 है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, या तो a जो होगा वो 2q टाइप का होगा या तो तुम्हारा 2q प्लस 1 है, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से भी हमें फर्दर सोचना है कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर की डेफिनेशन याद कर लेंगे भाई। इवन नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो बाद में क्या लिखा है, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, तो 2q फॉर्म का क्या होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a जो है वो तुम्हारा इवन इंटीजर बन जाएगा। तो ये जो पहला वाला है वो इवन बन जाएगा। ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर्स कैन बी आइदर इवन और ऑड। तो यहाँ पे उन्होंने सही एनालॉजी दिया है कि पॉजिटिव नंबर्स या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। इवन वाला हमने ढूंढ लिया है 2q है, तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, बचा हुआ नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो सही बात है। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अपन क्या लिख सकते हैं, उसको हम 2q प्लस 1 टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज से हमें याद भी रखना है, कोई भी इवन नंबर मानना है तो हम 2q टाइप का मानेंगे, 2n टाइप का मानेंगे। कोई भी ऑड नंबर मानना है तो हम 2n प्लस 1 या फिर 2q प्लस 1 टाइप का उसको मान सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कैसे मानना है अपन को ये।